तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और आज की क्लास हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पर कि हम लोगों ने पिछली क्लास को छोड़ा था। और ये क्लास है ग्राम पंचायत को लेकर के कि ग्राम पंचायतों पर हमको बात करनी है। पंचायत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। हालांकि ग्राम पंचायत अगर हम देखें तो यूपीएससी का बहुत महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, या कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप लीजिए, यहां तक कि टेट पेट में भी कुछ और पढ़ना हो या ना पढ़ना हो, लेकिन पंचायत वहां पर भी जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोगों ने देखा था कि नागरिक जीवन का मतलब क्या है। नागरिक जीवन का मतलब होता है कि आप जो है एक सामूहिक जीवन बिताइए, आपसी सहयोग का जीवन बिताइए। उस नागरिक जीवन के लिए हम लोगों ने देखा था कि उसको और बेहतर बनाने के लिए भारत में महसूस किया गया कि गांव काफी पिछड़े हैं। गांव के पिछड़ेपन के कई कारण थे जिनकी कि हम लोगों ने गणना पिछली क्लासेस में पहली क्लास में ही की। उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके अपने विजन थे, उन विजन की वजह से सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं की शुरुआत की गई। इसके बाद अगले चरण पर जो है हम लोगों ने देखा था कि सहकारिता का कॉन्सेप्ट समझा था। लेकिन हम लोगों ने जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम को पढ़ा तो हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश की थी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हुए और 1957 में यानी कि 1957 में आकर के, मैं यहाँ पर नया बोर्ड ले लेता हूँ, 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई। किसकी रिपोर्ट आती है? बलवंत राय मेहता की। आप लोगों के लिए जो बिल्कुल नए नवेले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जानना काफी रोचक हो सकता है कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक कहा गया है। पंचायती राज के जनक के तौर पर बलवंत राय मेहता को देखा जाता है। और इनकी रिकमेंडेशंस के बाद धीरे धीरे देश में पंचायती राज के प्रयास शुरू हुए। हालांकि 1957 की इस रिपोर्ट को वास्तविक अर्थों में भारत में लागू करने के लिए कई चरणों पर प्रयास हुआ। ऐसा नहीं कि सरकार ने डिले किया या सरकार की मंशा नहीं थी, लेकिन कई अलग अलग स्टेप पर हम इसके बारे में पीछे की क्लासेस में बात करेंगे। जाते जाते अगर कहा जाए तो 1993 का वक्त आ गया कि जब जाकर 1991-92 का वक्त आ गया कि जब जाकर के 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ और उसके बाद पंचायती राज की जो है व्यवस्था हुई। एक बात जो है आपको देश के शासन प्रशासन में समझना चाहिए कि ये क्या है, ये तो गड़बड़ है, ये चाहिए हमको। देश के शासन व्यवस्था के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, बहुत मायने की बात है कि हमारा देश वस्तुतः कुछ ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे खड़ा है, जहां पर कि जिनके हाथ में शक्ति केंद्रित होनी चाहिए थी, शक्ति का केंद्रण होना चाहिए था, वो इस समय निम्न पायदान पर है, सबसे निचले पायदान पर है। किनके हाथ में शक्ति का केंद्रण होना चाहिए? जनता के हाथ में होना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करो तो तमीज से बात करो, माननीय राष्ट्रपति जी के बारे में बात करो तो तमीज से बात करो, और जनता के बारे में बात करनी हो तो कुछ भी गाली गलौज करो। नहीं, इस देश में राष्ट्रपति चलो ठीक है कि एक पद है और उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन सर्वाधिक महत्व, सर्वाधिक अगर शक्ति किसी के हाथ में होनी चाहिए तो जनता के हाथ में होनी चाहिए। और होना ये चाहिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जनता से बात करें तो माननीय और आदरणीय लगा करके बात करें। बगैर माननीय और आदरणीय के जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी बात नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बगैर उन्हें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में क्या है कि जनता सबसे नीचे चली गई है और जहां पर शक्ति सबसे कम होनी चाहिए और उत्तरदायित्व अधिक होना चाहिए, वह शीर्ष नेतृत्व हो।
और इसको हम लोगों ने उल्टा कर दिया है। अगर हम व्यवस्था ऐसे बनाते और आज की तारीख में हमें व्यवस्था बनानी हो, और मान लीजिए कि मुझे कह दिया जाए कि आप जो है अब प्रधानमंत्री बन गए हैं, पूरी पावर आपके पास है, आप संसद में जाइए और कुछ भी जो है आप एक्सपेरिमेंट्स करिए, कुछ भी करना चाहते हैं, तो मैं क्या करता, मैं सारी ताकतें उठा करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दे देता, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दे देता, पंचायतों को दे देता। और प्रधानमंत्री का जो पद हमारे देश में है, मैं इसको सिर्फ कोऑर्डिनेटर बना देता। ऐसा क्यों मैं करता? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वह केंद्र में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं। यहां से जम्मू कश्मीर और केरल को या फिर तमिलनाडु को समझना उतना आसान नहीं है, केरल को समझना उतना आसान नहीं है, या एक ही तरह की पॉलिसी सबके लिए नहीं हो सकती। तो फिर क्या करना चाहिए था? करना ये चाहिए था कि जो बड़े नियम होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि चंद मुद्दे हों, जैसे रक्षा है, दूरसंचार है, रेलवे है इत्यादि, जैसे कुछ मैटर्स को जो है आप केंद्र सरकार के अधीन करिए। बाकी सब कुछ जो है आप पंचायतों के अधीन करिए। पंचायतों को ताकतवर बनना चाहिए, और इतना पंचायतों को ताकतवर बनना चाहिए कि इस देश में हर गांव में एक हेलीपैड बन जाता। और वस्तुतः अगर हम लोग पंचायतों को ताकत देते तो हर गांव में आप हेलीपैड देखते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रधान भी आज भी आपको मोटरसाइकिल पर बैठ करके गांव में घूमते हुए मिलेंगे। हालांकि इनको घूमना भी चाहिए, ये अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगेंगे तो फिर लोकतंत्र मर जाएगा। तो पंचायतों को लेकिन हमारे देश में कम ताकत दी गई है। कक्षा 6 की एनसीईआरटी जो है बहुत अच्छे से मेरी बात को समझाती है कि क्यों शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये कहते हैं कि सुखी नागरिक जीवन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। उनमें ये कहते हैं कि क्या जो है आवश्यक शर्तें हैं सुखी नागरिक जीवन की। तो कहते हैं कि सुखी नागरिक जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, आवागमन की जो है अच्छी सुविधा होनी चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए फिर आपको जो है संतुलित भोजन करना चाहिए, बीमारियों की रोकथाम होनी चाहिए, पास पड़ोस की स्वच्छता होनी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति, अब ये आगे कहते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वह अपने स्वास्थ्य और अपने घर के आसपास में जो है वह साफ सफाई का ध्यान तो देता है। लेकिन यदि एक स्थान पर 1000, 2000 अथवा 10,000 व्यक्ति रहें, तब ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ती है जो काम करें। तो अब एक गांव में अगर हमने औसतन माना कि 1000 लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस गांव में काम करने के लिए आपको प्रधानमंत्री वहां के जो है बेसिक स्वास्थ्य या बेसिक सफाई के लिए नहीं उपलब्ध होंगे। वहां पर किसकी उपलब्धता होनी चाहिए? वहां के स्थानीय लोग को होना चाहिए। फिर अभी कुछ समय पहले स्वास्थ्य पर चर्चा में मैं शामिल हुआ था। मैं आप लोगों को वो डेटा बताता हूँ, वो बहस क्या थी, मैं उससे आप लोग को रूबरू कराने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं वहां पर शामिल हुआ तो और चर्चा शुरू हुई, तो लोगों से जैसे अलग अलग डाइटिशियन आए थे, तो वो बता रहे थे कि ये चीज खानी चाहिए आपको, वो चीज खानी चाहिए, इस चीज को आप मत खाइए, उस चीज को मत खाइए। तो मुझे भी बोलने का मौका दिया गया। हालांकि मैं हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि हर मुद्दे पर बोलता हूं। तो मैंने कहा कि ये डाइटिशियन के तौर पर आप लोग जो सलाह दे रहे हैं वो सलाह बहुत गलत है। होना ये चाहिए कि जो स्थानीय स्तर पर जो फल होते हैं, स्थानीय स्तर पर जो सब्जी होती है, उसी को प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए, और जो वहां की खाने की हैबिट है उसके अनुसार ही खाना चाहिए। अब भारत में आप कहिए कि कीवी खाने के लिए बहुत अच्छा फल है। अब यूपी बिहार के गांव में रहने वाला व्यक्ति कीवी कहां से खाएगा? वह जल्दी सेब भी नहीं खा सकता।
उसको ज़्यादा अच्छे से कौन से फल मुहैया होंगे? उसे पपीता मुहैया होगा, उसे अमरूद मुहैया हो जाएगा, उसे आम मुहैया हो जाएगा, उसे अनार मुहैया हो सकता है। तो जिसको जो उपलब्ध हो सकता है वो खाना चाहिए, ना कि हमें उस चीज की तरफ बढ़ना चाहिए कि जो कि हमारे लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध नहीं है। तो धीरे धीरे जब वहां पर लोगों का सम्मेलन हुआ तो लोग इस बात के लिए सहमत हुए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो खान पान की आदत होगी वो बिहार के खान पान की आदत से भिन्न होगी, क्योंकि हमारे शरीर की जो संरचना होती है वो हमारे आसपास का जो जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट होता है उससे तैयार होता है। ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो मैं तमिलनाडु की फसल से अगर मैं चाहूं कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करूं तो ये मूर्खता होगी। इसी बात को और मार्के के साथ आप समझिएगा कि जब किसी गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में बात करेंगे तो वहां के स्थानीय लोग ही बेहतर समझ सकते हैं कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। वह दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति यह नहीं समझ सकता है कि उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। और यहीं पर बेसिक गड़बड़ी हुई कि जब सब कुछ दिल्ली से नियंत्रित करने की कोशिश की गई और जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी कि कल के क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी, या सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें गड़बड़ी क्या हुई थी, अब जरा कल की क्लास को आप लोग रिकॉल करने की कोशिश करिए। कल की क्लास में जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हम लोग के बीच में मुस्कान मैम भी हैं और मैम आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हम लोगों के बीच में। लेकिन थोड़ा सा जो हम लोगों की लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी पर ज़्यादा जो है फोकस करेगी इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। और कारण ये है कि मोस्ट ऑफ अस आर इन हिंदी मीडियम। तो इफ़ यू फील समवेयर कि अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि क्लास के दौरान अगर आप कहीं पर इंटरवीन कर सकें और चीज़ों को और बेहतर एक्सप्लेनेशन हो सकता हो तो हम सब जो है उससे सीखने की कोशिश करेंगे, ऑल ऑफ अस। जी सर, थैंक यू सर। और मैं मुस्कान मैम की जो है आप लोगों से जो है परिचय भी करा दूँ कि आप हमारी भी टीचर हैं, तो मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो इस लिहाज से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मुस्कान मैम हम लोग के साथ जुड़ी रहेंगी इस क्लास में तो म्यूचुअली बहुत बेनिफिट होगा हम लोगों को। उम्र में मुझसे बहुत छोटी है, ये भी आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अंदाजा मत लगाइएगा कि कोई 60 बरस की महिला बैठी होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, बहुत छोटी है मुझसे अभी, बट मेरी टीचर है। तो हम लोग जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जो है हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने इस चीज को कैसे समझने की कोशिश की थी कि उन्होंने कहा था कि मेनली जो है 3 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के चल रहे हैं, 3 उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। पिछली क्लास को आप लोग रिकॉल करिएगा, अगर आप लोग के पास पेज होंगे तो जरा पलटिएगा। पर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं फ्यूचर में आप लोग को नोट्स बनवाऊं। मैं पूरी तरह से इस शिक्षा पद्धति के खिलाफ हूं कि नोट्स बनवाए जाए। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, नोट्स अपने हिसाब से आप लोग तैयार करने की कोशिश करिए। तो उस पेज में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा कि सबसे पहले ये था कि जो ग्रेन प्रोडक्शन है, जो अनाज का उत्पादन है, उसको जो है बढ़ाना है। ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखी थी। इसके अलावा जो है ग्रेन प्रोडक्शन के अलावा दूसरी चीज़ उन्होंने जो है क्या हमको बताई थी कि उन्होंने ये कहा था कि जो वहाँ पर पशुपालन वगैरह है उसको भी इम्प्रूव करना है। सिंचाई के जो साधन हैं, जो इरिगेशन के मीडियम्स हैं, उनको जो है बेहतर बनाना है। और तीसरा जो है वहाँ पर लोगों को जो है एजुकेशन के माध्यम से और जो है इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी है। तो ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने देखे थे, लेकिन इसमें और इसका जो है तरीका क्या था, प्रोसीजर क्या था। इसका प्रोसीजर ये था कि देश के स्तर पर यह नीति बनाई गई थी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ पर बनाया गया था?
देश के स्तर पर कल मैंने चार्ट के जरिए आपसे जो है बात की थी। फिर उसके जरिए उसे राज्यों को जिम्मेदारी सौंप दी गई। प्लानिंग किसने की? सेंटर ने की। फिर उसको कहाँ पर सौंप दी आपने ला करके? उसको आपने स्टेट्स में सौंप दी। स्टेट्स के बाद उसकी जो है मॉनिटरिंग किसको दी गई? उसकी मॉनिटरिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को दी गई, जिले को दी गई। जिले के बाद जो है उसको जो है जिले को किस में बांटा गया? जिले को इसके बाद जो है ब्लॉक्स में बांटा गया था। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की नियुक्ति हुई थी जहाँ पर, और उसके बाद उसकी जो है योजना जो है कहाँ पर लागू की जानी थी? ब्लॉक डेवलपमेंट्स की योजना जो है वह ग्राम सेवक के माध्यम से की जानी थी। ग्राम सेवक के अंडर में कितने गांव होने थे? एक ग्राम सेवक के अंडर में तकरीबन 10 गांव होने थे, और उस 10 गांव में से फिर गांव के अंदर जाकर के प्रोग्राम करनी थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो फिल्ट्रेशन रहा होगा, मैं उस चार्ट को लेने की कोशिश भी कर रहा हूं कि मेरे पास शायद अभी मौजूद होना चाहिए। ये सहकारिता है, ये खंड विकास अधिकारी, ये हिस्सा था। तो इसमें मैंने जो है आप लोगों के साथ कल जब डिस्कस किया हुआ था, तो यहाँ पर क्लियर कट हमारा जो डिस्कशन था वो कहाँ को लेकर के था कि हमने जो डिस्कशन किया हुआ है वो सामुदायिक विकास केंद्र कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के स्तर पर हम लोगों ने किया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ पर बनाया गया था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है नेशन के लेवल पर बना हुआ था। फिर इसको किसको दिया गया? प्लानिंग जो है जिम्मेदारी राज्यों को दी गई थी। राज्यों की मॉनिटरिंग जो है या एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जिला स्तर पर दी गई थी। जिला स्तर पर इसके लिए जिला परिषद बनाई गई थी, अगर आप लोग को रिमेम्बर हो। जिला परिषद जो है फिर इसके बाद जो है ये किसको सौंप देती थी? ये जो है ब्लॉक लेवल पर सौंप देती थी। ब्लॉक लेवल पर फिर हम लोगों ने देखा था कि ग्राम सेवक की नियुक्ति की गई थी। इंग्लिश में भी इसको ग्राम सेवक ही लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। और ग्राम सेवक जो है इसको फिर एक ग्राम सेवक के अंडर में करीबन 10 गांव होते थे। हम लोगों ने पहली क्लास में भी देखा था कि एक ब्लॉक के अंडर में तकरीबन 1000 गांव औसतन आने थे, और 10 गांव में जो है फिर ये जो है प्रत्येक गांव में इसको अप्लाई करना था, इम्प्लीमेंटेशन करना था। तो इस तरह से नीतियां देश के स्तर पर बनी और लागू करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? गांव को। तो इसमें दिक्कत क्या है? कल जब मैंने कहा था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है बड़े पैमाने पर फेल कर गए, तो ये सवाल होना चाहिए ना कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल क्यों कर गए? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसलिए फेल कर गए क्योंकि जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को आप लोग लेकर के चलने की कोशिश किए तो गांव वालों का बहुत अधिक सहयोग नहीं मिला, क्योंकि प्रत्येक गांव के लिए वस्तुतः योजनाएं लगभग एक जैसी हो जाती थी। अब आप जानते हैं कि यह संभव है कि एक जिले से दूसरे जिले तक जाते जाते समस्याएं बदल सकती हैं। जैसे कि जो प्रॉब्लम पूर्वांचल का गोरखपुर राज्य झेल रहा होगा, वही बुंदेलखंड का हमीरपुर जो है जिला नहीं झेलेगा। गोरखपुर जिले की प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर पानी बहुत ज्यादा होता है, तराई का बेल्ट है, वहां पर जो है मच्छर वगैरह बहुत पनपते हैं और बाढ़ की समस्या से अक्सर उसे जूझना पड़ता है। वहीं पर जो बुंदेलखंड का जिला होगा, बुंदेलखंड में जिला जो हमीरपुर का मैंने एग्जांपल लिया, तो हमीरपुर की क्या दिक्कत होगी कि हमीरपुर में जो है सूखा बहुत अधिक होगा। अब एक ही तरह की प्लानिंग दोनों जिलों में नहीं हो सकती है, दोनों तरह के गांवों में नहीं हो सकती है। तो आप सोचिए पूरे देश में ये डाइवर्सिटी कितने बड़े लेवल पर होगी। पूरे देश में जो है ये डाइवर्सिटी और बहुत बड़े लेवल पर होगी। जब पूरे देश में ये डाइवर्सिटी का लेवल और अधिक होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने आप को उस प्लानिंग के साथ, उस प्रोग्राम के साथ कनेक्ट नहीं किए, और जब उस प्लानिंग और उस प्रोग्राम के साथ उन्होंने कनेक्ट नहीं किया तो अंततः बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बड़े अच्छे ढंग से लागू करने की शिद्दत के साथ जिस योजना को लाया गया वह अपने आप में फेल कर गई। और इसलिए महसूस किया गया कि हम स्थानीय स्तर पर वास्तविक विकास तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम स्थानीय लोगों को ही ताकत ना दे दें। यहीं से पंचायती राज का कॉन्सेप्ट उभरा, और इसी बात को क्लास 6 की एनसीईआरटी कक्षा 6 के बच्चे के स्तर पर जो बात होनी चाहिए उस स्तर पर करने की कोशिश कर रही है।
आइए जरा और आगे बढ़ते हैं इस बात को लेकर के। इस बात को कहें तो कहते हैं कि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, दोनों की कुछ समान आवश्यकताएं होती हैं, और वो समान आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं? क्लास 6 की एनसीईआरटी इस चीज को और कहती है कि जैसे लोगों को पीने योग्य पानी मुहैया कराना, चारों ओर सफाई, अच्छा स्वास्थ्य, रोशनी का प्रबंध, मतलब कि रात वक्त में। तो शहरों में तो लोग दिन में भी कंक्रीट के मकान बना करके उसमें कैद हो गए हैं। तो पहले शहर के लोग तरक्की पसंद है, कैसे तरक्की करते हैं? अब देखिए कितनी बेवकूफी भरी तरक्कियां होती है। नहीं, पहले कंक्रीट के मकान बना दीजिए, गुप्त अंधेरा, अब उसके बाद परेशान रहिए कि इसमें बिजली जलानी है। तो आपकी दिक्कत यह है कि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जो है अंधेरा चाहिए कि रोशनी चाहिए, ठीक है ना। फिर वेंटिलेशन को खत्म कर लिया और अब उसके बाद आपको एसी और पंखा चाहिए। गांव बढ़िया है, गांव में वेंटिलेशन की समस्या नहीं होती है, इसलिए प्रायः गांव में एसी की जरूरत। अब गांव वाले भी शहरों के तर्ज पे मकान बनवाना शुरू कर दिए, तो उनके यहाँ भी अब दिक्कत हो गई है, इसलिए गांव में भी एसी लग जाते हैं, भले ही बिजली न आवे। तो ये कहते हैं कि इसी तरह से पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, आवागमन के लिए यानी कि आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनको रोड से चाहिए, सड़कें चाहिए। तो कहते हैं कि जन कल्याण के जितने भी कार्य हैं, वेलफेयर स्कीम्स जितनी होती हैं, तो उसको जो है लागू कराने के लिए, और ऊपर जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किए, उसके लिए ग्राम पंचायतें बनाई गई। तो कोशिश ये की गई थी कि हर गांव में एक ही ग्राम पंचायत बने, लेकिन यह भी संभव था कि कई गांव बहुत छोटे छोटे हों। हम लोग देखते हैं कि कई गांव बहुत छोटे होते हैं, खासतौर से पहाड़ी एरिया में जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है। तो जब बहुत छोटे गांव होते हैं तो क्या करते हैं कि कुछ गांवों को आपस में जोड़ करके तब एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो ग्राम पंचायत से लेकर के ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं समझना चाहिए कि हर गांव में एक पंचायत है, बल्कि यह संभव है कि कई छोटे छोटे गांव को जोड़ करके तब एक ग्राम पंचायत बनाई गई हो। अच्छा, ये एक और शब्द हो सकता है कि पंचायत शब्द लिया गया कहां से है? तो पहले गांवों में किसी भी विवाद का फैसला करने के लिए पंच बैठाए जाते थे, यानी कि 5 अनुभवी और थोड़े इज्जतदार और बुजुर्ग लोग टाइप के होते थे, 5 लोग जो कि जनता के जरिए जो है सम्मान पाते थे। तो ये 5 लोग मिलकर के निर्णय करते थे और इनके मुखिया को सरपंच बोला जाता था या मुखिया ही बोला जाता था। तो इस तरह से जो है ये पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, और प्रेमचंद के उपन्यासों में पंचायत जो है बहुत जो है महत्वपूर्ण स्थान पाती है। अक्सर करके चूंकि उनकी जो कहानियां होती हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि पर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, तो मुंशी प्रेमचंद जब उन पर कहानी लिखते हैं तो वो पंचायतों को जगह देते हैं, सरपंच वगैरह जो झगड़े सुलझाते थे, और कहते हैं कि ग्राम पंचायतों का इतिहास भारत में बहुत पुराना है, प्राचीन काल से ही पंचायतों का अस्तित्व रहा है। ऐसा नहीं कि ये अंग्रेजों के आने के बाद रहा है। ईमानदारी की बात है कि पंचायती राज का अस्तित्व प्राचीन भारत में आपको देखने को मिल सकता है, वैदिक पीरियड से आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे 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 वक्त गुजरता गया और विशेषकर अंग्रेजों का युग जब आया तो पंचायती राज मरने लगे, इंस्टीट्यूशंस मरने लगे। कैसे मरने लगे ये भी पिछली क्लास में हमने आपसे चर्चा की है। अगर नहीं याद हो या आप में से कोई पहली बार मुझको सुन रहा तो वह लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को कंसीडर करें। ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य गांवों की उन्नति करना और ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर शब्द आजकल बड़ा फैशन में है, खासतौर से हमारे बीच में बैठे हुए हमारे गुजराती भाई परवेज को जो है आत्मनिर्भर शब्द से ज्यादा ही प्रेम होगा। ऐसा है क्या? क्या बोलूं? क्या बोले?
जो सच्चाई हो बोल दो। तो ग्राम पंचायतों का उद्देश्य ग्राम पंचायतों का उद्देश्य क्या है? दो उद्देश्य यहां पर कह रहे हैं। एक तरफ गांव की उन्नति और दूसरी तरफ ग्रामवासियों का आत्मनिर्भर बनना। ये दो चीजें हैं। अब आत्मनिर्भर शब्द से आप क्या लेकर के चलेंगे? यह आत्मनिर्भरता ही वह इकाई रही है जिसके लिए कि अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, अपने विकास के लिए आप खुद ही आत्मनिर्भर हो जाइए, यही परिकल्पना रही है। और इसी परिकल्पना को लेकर के ग्राम पंचायत बनाई गई। अब अगर आप आइए क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी पर, तो पेज नंबर 26, हो सकता है कि कहीं पर जो है आगे पीछे भी हो जाए, तो पेज नंबर 26 पर ग्राम पंचायतों का संगठन दिया हुआ है। ग्राम पंचायतों का संगठन दिया हुआ है और ये कहते हैं कि ग्राम पंचायत कैसे होती है। ये बहुत खूबसूरत सा इन्होंने दिया है। तो इन्होंने कहा कि एक ग्राम पंचायत जो होती है वह 3 धारणाओं को मिलाकर के बनती है। ये ऐसे होती है, जिसमें से एक आपकी होती है ग्राम सभा। एक क्या हुई? ग्राम सभा। दूसरी इसमें क्या हुई? एक हुई जिसको कि कहते हैं ग्राम पंचायत। और तीसरे को कहते हैं न्याय पंचायत। अब जनरली आप लोग अगर आईएएस की तैयारी कर भी चुके हैं तो आप लोग ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ही आपने सुना होगा। आपने यहां पर न्याय पंचायत का नाम बिल्कुल नहीं सुना होगा। मैं इस बात से जो है लेकर के चलूं कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? इसको इसी रूप में मैं पढ़ने की वकालत क्यों कर रहा हूं, या ये डायग्राम का मतलब क्या है? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ग्राम सभा इज ग्राम सभा, ग्राम पंचायत इज ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत इज द न्याय पंचायत। ग्राम सभा एक गांव में जितने लोग होते हैं जो कि रजिस्टर्ड वोटर हैं, या तो उन सब को मिलाकर के ग्राम सभा बनती है। अगर ग्राम पंचायत का दायरा एक से ज्यादा गांव को मिलाकर के बनाई गई है तो फिर उन सब पूरे गांव के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर होंगे वो सब के सब ग्राम सभा के मेंबर होंगे। और इन ग्राम सभा के सदस्यों के बीच से ही ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। इसलिए मैंने ग्राम सभा का जो गोला लिया है वो बहुत बड़ा लिया है, और ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के जो मैंने गोले लिए हैं वो मैंने कंपैरेटिवली छोटे लिए हैं। अब पेज नंबर 26 पर ही ये आकर के जो है किस चीज के बारे में अब दास्तान शुरू करते हैं, और वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में ये कहते हैं कि ऐसे, अब ये इसी बात को जिसको कि हम लोगों ने कहा कि सब एक ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में, मैं इसको इंग्लिश में भी बोल दूंगा अभी, ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र में, यानी कि जो इलेक्टोरल एरिया
ऑफ अ ग्राम पंचायत, उसमें जो लोग निवास करते हैं में सभी पंजीकृत मतदाता रजिस्टर्ड वोटर हैं। रजिस्टर्ड वोटर के लिए क्या होना चाहिए कि जो उनकी एज होनी चाहिए वह 18 प्लस में होनी चाहिए, 18 साल से इनकी ज्यादा एज होनी चाहिए। तो वो सब के सब क्या होते हैं, इसके जो है ग्राम सभा होते हैं। और इनकी जो है फिर संख्या कितनी हो सकती है, तो इनकी संख्या कुछ 100 से लेकर के समथिंग फ्यू हंड्रेड से लेकर के आपकी 1000 तक में हो सकती है, 1000 में। ये डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी वह ग्राम सभा है। ये ग्राम सभा के लोग कैसे क्या काम करते हैं, अब ये ग्राम सभा जो होती है, आप यहीं पर याद रखिएगा कि ग्राम सभाएं जो होती हैं वह एक तरह से गांव के स्तर पर, अब यहां पर न्यू एनसीईआरटी में और अधिक एलोबरेट होगा। अभी आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी में देखिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी की खासियत हम लोग क्या जानते हैं कि यह चीजों के थियोरेटिकल एस्पेक्ट पर बात करती है। जब हम न्यू एनसीईआरटी पर आएंगे तो हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर जाएंगे। तो यहां पर ये कहते हैं कि गांव के स्तर पर यह कैसी होती है, यह संसद यानी पार्लियामेंट या विधायिका या लेजिस्लेटिव के जैसे होती है। क्या ये कहीं पर मेंशन किया गया है? नहीं, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग में है कि गांव के स्तर पर यह संसद या विधायिका के स्तर पर होती है। और फिर इसी बात को जो है कि इसी ग्राम सभा से लोगों को जिस तरह से संसद के भीतर से ही कुछ सदस्यों को लेकर के वहां की कार्यपालिका बना दी जाती है, एग्जीक्यूटिव जो है बॉडी बनाई जाती है, उसी तरह से ग्राम सभा के सदस्यों के मध्य से ही ग्राम पंचायत बनाई जाती है। तो अगर मुझे ग्राम पंचायत के बारे में बोलना हो तो मैं ग्राम पंचायत के बारे में क्या बोल सकता हूं कि ग्राम पंचायत जो होती है वह गांव के स्तर पर कार्यपालिका या मंत्रिमंडल जैसी होती है, कार्यपालिका या मंत्रिमंडल जैसी होती है। इट इज लाइक द कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर जो है आप इसको एग्जीक्यूटिव के तरीके से ले सकते हैं। अब अगर यहीं पर इसी पॉइंट को लेकर के हम समझने की कोशिश करें तो आप क्या ये डिफाइन कर सकते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच का कार्य प्रणाली का, उनके जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका अंतर किस तरह से होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्राम सभा है वह वस्तुतः नीतियां तय करती है, पॉलिसीज मेकिंग का काम करती है, वह बजट को किसी के पास करती है और उसके अकॉर्डिंगली ग्राम प्रधान या सरपंच के अधीन, ग्राम प्रधान या सरपंच के अधीन जो ग्राम पंचायत है या वहां की स्थानीय जो आपका मंत्रिपरिषद है वह डिसाइड करता है, वो इंप्लीमेंट कराता है, वो डिसाइड नहीं करता है। डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है? डिसीजन मेकिंग बॉडी वह ग्राम सभा है। अब इस बात को जो है थोड़ा और गंभीरता के साथ मैं लेके चलूं, या एक अच्छा हल्का फुल्का उदाहरण ले लूं कि गांव में कहां बम्बा लगना है और गांव में कहां खंभा लगना है ना? गांव में कहां बम्बा लगना है, गांव में कहां खंभा लगना है, हु विल डिसाइड इट? बम्बा खंबा आप लोग समझते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में, चूंकि मैं लखनऊ में राजनीति में रहा हूं, तो जब बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो मिनिस्ट्री के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो जो दिन भर मेरे पास लोग आते थे तो उनका था, साहब हमारे यहाँ बम्बा लगवा दीजिए, साहब हमारे यहाँ खंबा गड़वा दीजिए। तो बम्बा का मतलब होता है हैंड पंप से जो पानी निकालने का होता है, और खंबा का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी पोल्स से, बिजली के जो खंबे होते हैं। तो कहते हैं कि बम्बा लगवा दीजिए साहब, हमारे यहाँ खंबा लगवा दीजिए।
चलो साहब बढ़िया है, बम्बा की भी बात कर ली हमने, खंबा की भी बात कर ली, लेकिन गांव के स्तर पर वो बम्बा कहां लगेगा, गांव के स्तर पर वो खंभा कहां लगेगा, यह डिसाइड जो है ग्राम प्रधान नहीं कर सकता है। ग्राम प्रधान के साथ जो पार्षद होते हैं वो नहीं कर सकते। ये डिसीजन कौन लेता है? द एक्चुअल डिसीजन मेकर इज ग्राम सभा। और ग्राम सभा में क्या होता है कि इस गांव की सारी जनता एकजुट होकर के बैठ जाए, जिसमें जो है गोबर भी हो, जिसमें धनिया भी हो, जिसमें हरखू भी हो, जिसमें राम खेलावन भी हो, रामचरना भी हो, जिसमें अब्दुल भी हो, रहीम भी हो, इकबाल भी हो, सब मिलकर के बैठ जाए एंड दे विल डिसाइड कि किसके घर के सामने खंबा लगना है, किसके घर के सामने बम्बा लगना है। अब प्रैक्टिकल अप्रोच का अंतर यह है कि वस्तुतः हमारे देश में ग्राम सभाएं काम नहीं करती हैं, जबकि संसद की जिस तरह से एक साल में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, उस तरह से ग्राम सभाओं की भी बैठक होनी चाहिए, लेकिन ये बैठक नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही है साहब? बिकॉज ऑफ ट्विन टावर्स ऑफ द करप्शन। वो जो ट्विन टावर है करप्शन के, और ये ट्विन टावर्स कौन से हैं करप्शन के? एक पॉलिटिशियन और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स। अच्छा, और इस ट्विन टावर्स की नींव में कौन बैठा है? फाउंडेशन में जुडिशियरी। एक बार अवेयरनेस की और राइट एजुकेशन के जो है बम यहां पर भी लगने चाहिए, विस्फोटक लगने चाहिए, वो उड़ा देना चाहिए और नए सिरे से नवनिर्माण होना चाहिए। क्या ब्यूरोक्रेट्स को यह नहीं पता है कि गांव में ग्राम सभाएं की बैठक नहीं हो रही है? क्या हमारे पॉलिटिशियंस को नहीं पता कि नहीं हो रही है? लेकिन जनता को नहीं पता है कि यह बैठक होना अनिवार्य है। ज्यादातर गांव के पंचायत भवन में जाकर के देखिएगा तो साण लौट रहे हैं। यह साण कौन से हैं? राजनीतिक भक्ति के साण लौट रहे हैं। वहां पर राजनीतिक चमचागिरी की भैंसें चरती हुई मिल जाएंगी, पूरी पैर पसारे हुए। उन पंचायतों की वस्तुतः काम नहीं कर रहे हैं, जबकि इनको काम करना चाहिए। तो आप लोग जब ब्यूरोक्रेट्स बनिएगा तो मुझे आपसे ये उम्मीद है कि डेमोक्रेसी को सही रूप से तब तक नहीं चला सकते। आप डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्लाते रहिएगा जब तक कि ग्राम सभाओं का लोग महत्व नहीं समझेंगे। कल क्लास में मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि गांव के स्तर पर वस्तुतः 2 अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। एक अधिकारी जो होनी चाहिए वो ग्राम सचिव होना चाहिए और दूसरा ग्राम विकास अधिकारी होना चाहिए, जिसे कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर जानते हैं, और दूसरा ग्राम सचिव को जो है विलेज सेक्रेटरी या ग्राम सेक्रेटरी के तौर पर भी जानते हैं। 2 अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर में ये काम करने चाहिए, इनकी अलग से पेमेंट्स आनी चाहिए और उस गांव के डेवलपमेंट और पंचायती राज के सही ढंग से काम करने के लिए उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन वो जिम्मेदारी उनको वस्तुतः नहीं दी जा रही, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 अलग अलग अधिकारियों का अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहा। तो पूरे भारत भर में अगर कुल मिलाकर के समझिए आप तो तकरीबन अगर केवल इनके पदों की संख्या देखी जाए तो 7,500 से ज्यादा पद तो केवल इसी लेवल पर खाली पड़े हैं, जिसे कि सरकार को भरना चाहिए। आगे ये इस चीज को कहते हैं कि यही ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य कैसे बनाते हैं, तो इसको भी जरा इस जो है चार्ट के माध्यम से समझिएगा। अब तक की बात समझ में आ रही है सबके? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? वरना कुछ मुझे फीलिंग आज जो है बागेश्वर धाम वाले बाबा की तरह आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए सर। ग्राम सचिव और ग्राम विकास अधिकारी पंचायत सचिव को ही कहते हैं क्या? पंचायत सचिव को जो है ग्राम सचिव आप बोलेंगे, ग्राम सचिव या पंचायत सचिव, वो पंचायती राज मिनिस्ट्री के अधीन आता है। कल मैंने चर्चा की थी इसकी। यस सर, अभी वर्तमान में यही चलता है हमारे घर पर। कहीं पर ग्राम सचिव की नियुक्ति हुई है और कहीं पर जो है ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति हुई, जबकि दोनों की नियुक्ति अलग अलग होनी चाहिए थी।
2 ऑफिसर होने चाहिए गांव में, दोनों ही, एक जो है वह पंचायत के मुखिया यानी कि प्रधान के साथ मिलकर काम करेगा, और दूसरा जो होना चाहिए वह ग्राम सभा के साथ मिलकर काम करना चाहिए, पर नहीं है अभी। हाँ परवेज, यस कुछ कहना हाँ चाहेंगे? सर, ऐसा बोल रहा हूँ सर, ऐसा भी बोल रहा था कि जैसे कि जो ग्राम पंचायत में जब सरपंच होता है उसका भी शैक्षणिक सेक्शन ये होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ पे अशिक्षित भी सरपंच हो जाता है और उसकी वजह से भी बहुत कुछ ग्राम में विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसे भी सरपंच देखे हैं जो बोरिया आती है ना, जब गाड़ी जो लोडेड गाड़ी आती है कुछ खेती के सामान की, या वो भी उचकने चले जाते हैं सरपंच। वो चखने चले जाते हैं मतलब? एक बोरिया उचकने चले जाते हैं, मतलब कंधे पे लेके कहीं रखने या किसी के घर काम करने के लिए। तो गलत क्या है उसमें? ये तो हमारे देश के उसमें प्रधानमंत्री गलत को भी ये- करना चाहिए, मेहनत से कमाना गलत चाहिए। ये नहीं है, गलत ये नहीं, लोग गलत देख रहे हैं उस नजर को भी। तो लोग गलत तो किसी भी नजर को देखें, आपके तो प्रदेश में बिल्किस बानो को भी जो है छोड़ दिया गया, उनकी भी जो है इज्जत पानी हो रही है, उनके रेपिस्ट को, बिल्किस बानो के। तो लोग किस नजरिए से देखते हैं? अगर लोगों का नजरिया इतना ही दुरुस्त होता तो यह दुनिया जो है स्वर्ग में तब्दील ना हो गई होती। तो किसी के परसेप्शन पर तो रोक नहीं लग सकती ना। लेकिन इस समाज में शिक्षित वर्ग की जिम्मेदारी क्या है, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि आप अपने एक्शन से नजरिए को सुधारिए। कोई क्या नजरिया रखता है इससे नहीं फर्क पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और ये भी याद रखिएगा कि ज्यादातर प्रदेशों में ग्राम प्रधानों को या सरपंच की कोई सैलरी नहीं होती है, तो वो बेचारा कहाँ से कमाएगा खाएगा? तो बोरियां अगर हमारे यहाँ तो उठाने तो उसको और सरपंच की सैलरी लेके बात भी चल रही है अभी गवर्नमेंट को। क्या चल लेंगे? सरपंच की सैलरी के लिए बात भी चल रही है हमारे गुजरात गवर्नमेंट को। और मैं ये चाहता हूं सारे सरपंच आत्मनिर्भर बने, और सिर्फ सरपंच ही आत्मनिर्भर न बने, सरपंच के साथ साथ ये जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, ये सब के सब जो है ये आपके क्या बने, ये सब आत्मनिर्भर बनने चाहिए। अगर देश की मालिक जनता जो है आत्मनिर्भर है, तो देश का प्रधान, गांव का प्रधान, राज्य का प्रधान इसे क्यों नहीं होना चाहिए? तो हम तो वस्तुतः लोकतंत्र उसी दिन मानेंगे, समाजवाद उसी दिन मानेंगे जिस दिन हमको हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कंधे पर बोरियां लेकर के कहीं किसी ट्रक पे उचकाते हुए मिल जाएं। ऐसा थोड़ी ही कि हमारे पैसे से 8,000 करोड़ का जहाज खरीद करके घूमते हुए दिखें। ये थोड़ी लोकतंत्र होता है, ये तो भ्रष्टाचार है, करप्शन है। मुफ्त की रेवड़ी खा रहे हैं इस देश में, विधायक, सांसद, मिनिस्टर्स मुफ्त की रेवड़ी खा रहे हैं। वो लोग काम क्या करते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन उनके ऊपर कितना खर्च हो रहा है देश का, ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो ये मुफ्त की रेवड़ियां बंद होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब कहा कि रेवड़ियां बांटनी बंद होनी चाहिए, तो मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ का जहाज अब लौटाने जा रहा है। मुझे लगा कि तमाम विधायक और सांसद जो सुविधाएं इस देश में ले रहे हैं वो बंद करेंगे। बाद में पता चला ये तो उल्टा बोल रहे हैं। वो रेवड़ियां बंद होनी चाहिए, और ये जो गांव के प्रधान बिना रेवड़ियों के हैं उनको वैसे ही रहने दिया जाए। ये कंधे उचकाते हुए जब तक मिलेंगे तब तक आम जनता से संवाद करते रहेंगे। जिस दिन इनको सैल्यूट कर दी कि बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, समझे? यस सर। और आपके गुजरात में, चूंकि मैं 2007-8 में सर्वे में शामिल रहा हूं, तो जो राजस्थान से लगता हुआ बॉर्डर है वहां पर आप सही बता रहे हैं, वहां पर तो जो है ग्राम प्रधान जो है सरपंच यानी आपका,
मुझे नहीं याद आ रहा कि कौन सा, बिल्कुल राजस्थान से लगा हुआ ही गांव था, उसका पार करके आप राजस्थान में घुस जाते उस गांव को, कई सारे गांव होंगे। तो वो हमको गधा चराता हुआ मिला। तो लोगों ने बताया यही प्रधान है, लोग मजाक बना रहे थे। मैंने कहा कि वो गधा चरा रहा है, अगर ये थोड़ा और स्टैंडर्ड का हो जाए तो ये जो है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी बन सकता है, क्योंकि चराना ही तो इसका मूल काम है। लेकिन माने ही नहीं लोग मेरी बात, कंसीडर करना चाहिए था। बात समझ में आ रही है आप लोग की? बाउंसर निकल गई। बाउंसर नहीं ना मार दी मैंने। सो कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है No, कि sir. ग्राम सभा और ग्राम पंचायत किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, ग्राम सभा क्या है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को दिक्कत हो रही है, किसी का कोई क्वेश्चन है मन में तो आप पूछ। सर हमारे झारखंड में सर बहुत ज्यादा करप्शन है। एक एक ग्राम प्रधान जो मनरेगा की योजनाएं चलती है उसमें इतना ज्यादा घूस लेता है। तो मुझे भारत में वो जगह दिखा दीजिए जहां करप्शन नहीं है। आप अपने झारखंड का रोना क्यों रो रहे हैं? हम सब अपने अपने राज्य का छाती पीट सकते हैं, और इस मामले में पूरे भारत में भारत के बाकी सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपके ऊपर मुकदमा ठोक सकते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत को आप जो है बिल्कुल नकार रहे हैं। आपके झारखंड से मेरा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार में पीछे नहीं है। हमारा एरिया उसी से सटा हुआ है सर। हम सब का एरिया सफल है, आपके ऊपर मुकदमा मैं ठुकवा दूंगा। हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं। हम लोगों ने देश की एक दो लाइनें मैं आपको नजर करूं कि नेताओं की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, नेताओं की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, यह देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल कर। ये पूरे देश के लिए लागू होता है, किसी एक दो जगह के लिए लागू नहीं होता है। तो जिंदाबाद रखिएगा बिल्कुल इस बात को आप लोग, ठीक है। अब आइए जरा ग्राम सभा के बाद ये ग्राम पंचायत कैसे बनती है, जरा इसको समझते हैं। तो ठीक उसी पैटर्न पर बनती हैं जैसे कि हमारी संसद से हमारा मंत्रिपरिषद बनता है। यानी कि मैं थोड़ा सा इधर ले लूं, ज्यादा पेज क्यों मैं बर्बाद करूं, हालांकि इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा जो पेज मैं बर्बाद करूंगा। ये मान लीजिए कि आपकी ग्राम सभा है, मान लेने में कोई बुराई नहीं है इसको। और इस ग्राम सभा में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनकी संख्या कुछ 100 से लेकर के कुछ 1000 तक हो सकती है, ठीक है। अगर इस तरह से लोग मौजूद हैं तो इन्हीं में से कुछ लोगों को मिला करके यह क्या हो सकती है कि आपकी एक ग्राम पंचायत बनेगी। यानी कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वह अनिवार्य रूप से ग्राम सभा के सदस्य होने चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत के सदस्यों, आप ऐसे जो है इसको लिख सकते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, कि ग्राम पंचायत के सदस्यों और मुखिया का चुनाव, यानी कि मेंबर्स एंड हेड ऑफ द ग्राम पंचायत का चुनाव कहां से होता है? ग्राम सभा के सदस्य अपने मध्य से ही करते हैं, अपने बीच से ही करते हैं, ठीक है। यानी कि मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड देयर हेड्स आर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम द ग्राम सभा एंड द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आर इलेक्टिंग, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा विल इलेक्ट देयर हेड, विल इलेक्ट द हेड एंड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत फ्रॉम देमसेल्व्स। वो अपने बीच से ही जो है उनका, अपने में से ही जो है उनका चुनाव करेंगे।
तो ये जो है होती है। ग्राम पंचायत के सदस्य कितने हो सकते हैं? तो ग्राम पंचायत के अगर सदस्यों के बारे में बात करें तो ग्राम पंचायत के सदस्य जो है ये कहते हैं कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है, तो इनकी संख्या 7 से लेकर के 31 तक। अब ये संख्या और बढ़ जाएगी, ये नंबर अब बढ़ जाती है, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, यानी कि एक गांव में, आप जो नंबर पर मत फोकस करिएगा लेकिन इस चीज पर फोकस करिएगा कि ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या एक गांव से दूसरे गांव में वैरी कर सकती है। किस चीज पे डिपेंड करती है? द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत will depend on the population of the ग्राम सभा। जितना बड़ा ग्राम सभा होगी उसी हिसाब से ये चलेंगे। क्लियर है? ये चुने हुए लोग ही जो होते हैं ये मिलकर के ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन भी दिया जाता है, इसमें रिजर्वेशन या आरक्षण भी दिया जाता है। यह रिजर्वेशन कई स्तर पर दिया जाता है। पहला तो दिया जाता है महिला आरक्षण, विमेन रिजर्वेशन। अब यहां पर भी मैं थोड़ा सा अलग पेज पे लेता हूं इसको, एक जरूरी कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर कर दूं मैं आपको। तो जो इसका विमेन रिजर्वेशन है, विमेन रिजर्वेशन ये कैसे काम करता है? तो विमेन रिजर्वेशन जो होता है या महिला आरक्षण जो होता है वह हॉरिजॉन्टल चलता है, और जो एससी, एसटी या ओबीसी रिजर्वेशन होता है यह कैसे काम करता है? वर्टिकल करता है। अब इसका मतलब क्या है? ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। इसका मतलब क्या है दोनों का अलग अलग? क्षैतिज का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो मूल आरक्षण दिया गया है वह वर्ग आधारित दिया गया है। कहां पर दिया गया है? वर्ग आधारित दिया गया है। इसका जिक्र कहां पर मिलता है हमको मेनली आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) में मिलता है, जब हमें जॉब्स के बारे में दिया जाता है, इंस्टीट्यूशंस में दिया जाता है, प्लस हमें जो है आर्टिकल 330 से लेकर के 333 तक के बीच में दिया गया है, जहां पर कि यह आपका जिक्र जो किया गया है ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में किया जाता है, खासतौर से लोकसभा में और विधानसभाओं में इसका जिक्र किया जाता है। अगर हम इस रिजर्वेशन को देखें तो ये सारा रिजर्वेशन कैसा है? वर्ग आधारित है। वर्ग आधारित का मतलब कि शुरुआती दौर में यह केवल एससी, एसटी को दिया गया था। यहां तक कि शुरुआती दौर में जो जॉब्स में रिजर्वेशन है वह भी केवल और केवल एससी, एसटी वर्ग के लिए था। जो रिजर्वेशन ओबीसी क्लास को दिया गया है वो 90s के दौर में आकर के मंडल कमीशन के जो है रिकमेंडेशंस के बाद दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि टोटल नौकरियों में से एक निश्चित मात्रा जो है आपने एससी के लिए तय कर दी, आपने एक निश्चित मात्रा एसटी के लिए तय कर दी, आपने एक निश्चित मात्रा ओबीसी से तय कर दी, और जो शेष बचा उसे आपने जनरल के लिए रख दिया। तो ये वर्टिकल चलता है। लेकिन जब महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया तो कहा गया कि इनको कम से कम 1/3 दिया जाएगा, कम से कम यानी कि न्यूनतम 1/3 दिया जाएगा। यानी कि अलग अलग राज्यों में यह मात्रा ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन 1/3 से 33% से कम रिजर्वेशन महिलाओं को किसी भी राज्य में नहीं हो सकता। ये मैं आप लोग को एक और फैक्ट बता दूं कि इस समय पार्लियामेंट में एक बिल पेंडिंग है, जिस बिल के हिसाब से महिलाओं का रिजर्वेशन जो पंचायती राज में है वह 33% से बढ़ा करके मिनिमम 50% कर देने की बात कही गई है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए अगर आरक्षण है पंचायती राज में तो वह बिहार में है। बिहार में यह नंबर हमेशा से ज्यादा रहता है। तो ये है, और इसमें क्या होगा कि जब 1/3 दिया जाएगा तो इनको जो टोटल मिलेगा उसका भी 1/3 होगा। इनको जो टोटल रिजर्वेशन मिलेगा तो इस वर्ग की महिलाओं को उसमें से 1/3 दे दिया जाएगा। इनके लिए जितनी सीट निर्धारित की जाएगी उसकी 1/3 महिलाओं के लिए कर दी जाएगी, और इनके लिए जितनी सीटें होती हैं उसकी भी 1/3 कर दी जाएगी। तो इस तरह से हर वर्ग में इनको 1/3 देते गए, और इस तरह से जो टोटल जॉब होगी उसमें भी महिलाओं का 1/3 होगा।
तो यह क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था कहलाती है और यह ऊर्ध्वाधर आरक्षण की व्यवस्था कहलाती है। इज दैट क्लियर? सबको ये क्लियर है रिजर्वेशन कैसे दिया जा रहा है? किसी को कोई डाउट? नो सर। क्या है? परवेज डाउट है या क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है, दैट्स गुड। तो अगर ये रिजर्वेशन के जो है कैटेगरीज को हम देख लें तो आगे हम अगर इस पर और अधिक चर्चा करें तो हम कहां तक चले जाते हैं, इसकी चर्चा को जो है हम लोग आगे लेकर के आएंगे। तो ये है कि ये रिजर्वेशन दे दिया गया, लेकिन जैसे कि आप मान लीजिए कि लोकसभा की सीट है या विधानसभा की सीट है, तो इसका जो रिजर्वेशन होता है वह रिजर्वेशन फिक्स्ड होता है। कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। यानी कि जब तक लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, लोकसभा और विधानसभा में जब तक कि नया सेंसस के हिसाब से बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक जिस सीट पर रिजर्वेशन है उसी सीट पर रिजर्वेशन बना रहेगा और वही रिजर्वेशन बना रहेगा, वह चेंज नहीं होगा। लेकिन जो ग्राम पंचायत का रिजर्वेशन होता है, ग्राम पंचायत का जो आरक्षण है, इस आरक्षण की विशेषता ये होती है कि यह चक्रीय फॉर्म में होते हैं, चक्रीय प्रकार से जो है चलते हैं। चक्रीय प्रकार से चलने का मतलब क्या हुआ कि यह आपका रिजर्वेशन है, यह गांव ए है, यह गांव बी है, यह गांव सी है और यह गांव डी है। तो मान लिया कि यह जो है एससी वीमेन सीट जो है इस चुनाव में थी, तो अगले चुनाव में यह संभावना है कि ये ए से हट करके बी में आ जाए और ये जो ए की सीट है वो जनरल सीट हो जाए या एससी सीट हो जाए, केवल वुमेन हटे, या एसटी हो जाए या ओबीसी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये चेंज करता है अपनी पोजीशन से, यहाँ से फिर अगले चुनाव में इधर, फिर यहाँ पर, फिर कभी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक चक्का घूमता रहता है, बार बार चलता रहेगा। हो सकता है कि एक ही गांव में एक ही पंचायत के लिए वह 2 से 3, 4, 5 मर्तबे लगातार कैरी कर जाए, ये भी संभावना है। लेकिन इस बात की इजाजत है कि इलेक्शन कमीशन उसका जो है रिजर्वेशन का टाइप जो है वो घुमा सकता है। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के लिए जो है कि अगर मान लीजिए कि ए जो है लोकसभा सीट जो है एससी के लिए रिजर्वेशन है, लोकसभा और विधानसभा में विमेन रिजर्वेशन नहीं है, इस पर जो है पिछले 30 साल से ज्यादा जो है हमारे संसद में जो है चर्चा चल रही है कि महिलाओं को संसद में आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये लोकसभा में मान लीजिए कि एससी सीट है ए लोकसभा में, तो अगले चुनाव में भी ए सीट जो रहेगी वह लोकसभा के लिए जो है वह एससी सीट ही रहेगी। ऐसा नहीं कि यहां से हट करके यह बी में चली जाएगी। तो लोकसभा और विधानसभा के लिए यह फिक्स है, जबकि ग्राम पंचायत में यह चक्रीय प्रकार से घूमती रहती है, साइक्लिक फॉर्म में यह घूमती रहती है। क्या ये क्लियर है? अब किसी गांव में कितनी सीट आरक्षित होनी चाहिए, टोटल कितनी सीट होनी चाहिए एससी वर्ग के लिए, एसटी वर्ग के लिए या ओबीसी वर्ग के लिए, तो यह डिपेंड करेगी वहां के पॉपुलेशन में एससी या एसटी का कितना परसेंटेज है। जैसे उत्तर प्रदेश में एसटी आबादी बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। तो फिर यहां के बारे में क्या करते हैं हम, यहां पर एसटी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर यहीं पर मध्य प्रदेश में कहा जाए तो मध्य प्रदेश में ठीक ठाक मात्रा में या बहुत बड़ी मात्रा में जो है एसटी पॉपुलेशन होती है। अगर पूरे भारत में कहा जाए तो किसी स्टेट में टोटल पॉपुलेशन जो एसटी वर्ग की है वो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। तो वहां पर एसटी जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा और पॉपुलेशन की रेशियो में दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है।
यस सर। एक और बात इसमें जो है बड़ी मार्के की है, उसको भी जरा समझिएगा आप, कि जब ग्राम पंचायत में एससी और एसटी का रिजर्वेशन हर राज्य के लिए मजबूरी है, देना ही देना है, जबकि ओबीसी को वह रिजर्वेशन दे या ना दे यह वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इसके लिए आपको एक और तरीका बता देता हूं, कि जो भी प्रोविजंस हैं प्रोविजंस किसके लिए हैं? प्रोविजंस पंचायती राज के लिए हैं। पूरे देश में उनको दो तरीके से आप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं आप। एक को आप बोल सकते हैं कि यह कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब क्या हुआ कि ये अनिवार्य है। अनिवार्य या कंपलसरी का कहने का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक जैसे लागू होंगे और इसमें राज्यों की मनमानी नहीं चलती है, पूरे देश में एक जैसे लागू होंगे। और दूसरे जो हैं वो कैसे हैं? ये कंपलसरी ना होकर के यह ऑप्शनल है, ये वैकल्पिक है। तो अगर इनको मैंने ऑप्शनल या वैकल्पिक मान लिया तो फिर इनका फॉर्मेट क्या होगा? ऑप्शनल का फॉर्मेट ये होता है कि यह पूरे देश में राज्यों पर निर्भर करेगा कि वह अपने यहां इसको कैसे लागू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जरा एक बार फिर से एग्जाम्पल पर मैं आ जाऊं। तो जब कंपलसरी के बारे में बात करते हैं तो यह कैसे होता है? जैसे कि एससी का रिजर्वेशन और एसटी का रिजर्वेशन यह पूरे देश में एक जैसा लागू होगा। ओबीसी का रिजर्वेशन ये क्या होगा? यह राज्यों के ऊपर निर्भर करेगा कि वह कैसे इसको बनाते हैं और कैसे जो है कितना परसेंट देते हैं। फिर विमेन रिजर्वेशन, महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो किस कैटेगरी में आएगा? वो भी जो है इधर वाले हिस्से में ही है। वो किधर आता है? वो भी इधर के ही हिस्से में है ये। और क्या कहा गया है कि एटलीस्ट 1/3, मिनिमम कम से कम जो है 1/3 होना चाहिए। लेकिन वहीं पर ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में आप बात, ये ऑप्शनल में जो है हम जाते हैं, तो ऑप्शनल में हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 1/3 देना। कितना आप देना चाहते हैं फॉर विमेन रिजर्वेशन? तो इट विल डिपेंड ऑन द मूड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। ये सबको क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन इसको समझने में? ओके, नो सर। हाँ ठीक, नहीं किसी को जो है दिक्कत हो रही है लिंक ओपन करने में, तो मैं उसको फिर से लिंक भेज दे रहा हूँ। आइए जरा हम अपनी गुफ्तगू को थोड़ा और जो है बढ़ाएं, इसके आगे चलने की कोशिश करें। तो ये कहते हैं कि जो ग्राम पंचायत होती है, तो कहते हैं कि ग्राम पंचायत ही, चूंकि यह जो है डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, पेज नंबर 27 पर आ जाते हैं, तो कहते हैं कि ग्राम सभा के जो डिसीजंस होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पर होती है। एक सिद्धांत याद रखिएगा आप लोग कि कोई भी पॉलिसी कितनी अच्छी या कितनी बुरी है यह स्वयं पॉलिसी नहीं बताएगी,
उस पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन आपने कैसे किया है ये चीज बताएगी। अगर पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन पूरी ईमानदारी से किया गया है तो जाहिर सी बात है कि पॉलिसी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, और पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन अगर इलविल के साथ हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत बुरे तौर पर काम करेगी। ग्राम पंचायतें ही गांव की उन्नति के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन उनके हाथ में होता है, और ये बहुत सारे काम करती हैं ग्राम पंचायतें, जैसे कि स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा आदि का प्रबंध करना, पंचायत की संपत्ति को रखना, खरीदना और बेचना। तो ये सारी चीजें जो हैं अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर 27 पर मेंशन किया हुआ है। इसको हम लोग न्यू एनसीईआरटी जब कल शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो न्यू एनसीईआरटी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एवरीवन विल कम विद द न्यू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6। तो ये कहते हैं कि जब आप जो है उनके बारे में बात करते हैं तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई ये इनके मेन काम है। इसी तरह से पंचायतों की इनकम कहां से होती है, कमाई कहां से होती है? तो कमाई जो होती है वह कई सारे सोर्सेस से होती है, वो भी कल न्यू एनसीईआरटी में देखेंगे। ग्राम पंचायतों का एक बड़ा जरूरी काम ये होता है कि ग्राम पंचायतें अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा तैयार रखें, और इनकम एक्सपेंडिचर के इस ब्यौरे को वे लोग किसके साथ सामने रखेंगे? तो जिस तरह से सरकारें अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा यानी कि बजट को किसके सामने रखती हैं? पार्लियामेंट के सामने या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखती हैं, उसी प्रकार जो आपकी ग्राम पंचायतें होती हैं, चूंकि वो भी सरकार है, तो वो अपना ब्यौरा किसके सामने रखेंगी? तो सालाना इनके लिए मजबूरी है कि अपने इनकम एक्सपेंडिचर का ब्यौरा यानी कि बजट ये ग्राम सभा के सामने रखे। देखिए ग्राम सभा कितनी महत्वपूर्ण और कितनी ताकतवर है, लेकिन आप लोग जब भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं ना, करप्शन के बारे में लंबी चौड़ी जो है वक्तव्य देते हैं, तो भूल जाते हैं कि ये ऐसा देश है जिसकी जड़ में ही मट्ठा खोद करके डाल दिया गया है। ग्राम सभाएं ही सिरे से गायब हैं, तो ग्राम पंचायतों का ब्यौरा कहां रखा जाएगा और सार्थक? तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे झारखंड में ही ये गड़बड़ी है, मेरे यूपी में भी ये गड़बड़ी है, सूरज के बिहार में भी यही गड़बड़ी है, यहां पर जो है अनूप बैठे हैं उनकी दिल्ली में ये गड़बड़ी है, परवेज के गुजरात में गड़बड़ी है, निधि के हरियाणा पंजाब में गड़बड़ी है। तो जितने लोग बैठे हैं सबके जो है यहां ये करप्शन है कि जिसके सामने पंचायतों का बजट रखा जाना चाहिए उसी की हानि है। आगे जो है पंचायत के पदाधिकार और समितियां, ये मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि लोग पॉलिटी पढ़ने के लिए हाय हाय लक्ष्मीकांत का जो है नारा पीटते हैं। बहुत सारे लोग जो है जेएन पांडे को पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जेएन पांडे जो हैं वह पॉलिटी पर बुक नहीं है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बुक है, और लक्ष्मीकांत की बुक ही नहीं है, वह नोट्स है और आधे अधूरे नोट्स हैं। आप पूरा लक्ष्मीकांत को उठा करके देखिए, वह पंचायत के पदाधिकारी और समितियों को स्पष्ट आपको करते हुए नहीं मिलते हैं। कौन करता हुआ मिलेगा? कक्षा 6 की एनसीईआरटी करेगी, और जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर्स में बने हैं वो सब इन्हीं एनसीईआरटीज के दम पर बनाई गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है चाहे प्रीलिम्स के लिए चाहे मेंस के लिए, कि आपको बिना एनसीईआरटी के जो है गलियों से होकर के गुजरे, बिना इसकी मेड़ों पर से जो है फिसले, आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते। इट शुड बी वेरी 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 क्लियर। तो ये कहते हैं कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और समिति कौन से होते हैं? ऑफिस बियरर्स एंड कमिटीज ऑफ द पंचायत। तो जरा इसको जो है फिर से जो है हम लोग नजर में रखने की कोशिश करें। न्यू पेज शुड बी, ठीक है।
और जब आप कहते हैं कि पंचायत के पदाधिकारी ऑफिस बियरर्स ऑफ पंचायत और समितियां, कमेटीज, तो इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तो आप पढ़ेंगे कि प्रत्येक ग्राम में सबसे पहले इनके में जो है हेड कौन होता है, तो ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान को कई जगहों पर सरपंच भी बोला जाता है, ठीक है। इसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है और कहीं कहीं पर ग्राम पंचायत के जरिए किया जाता है। तो कहीं कहीं पर, अब जरा यहीं पर जो है देखिएगा, थोड़ी सी चालाकी समझिएगा। क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं कि ही विल बी इलेक्टेड बाय ग्राम सभा, इधर बाय ग्राम सभा और ग्राम पंचायत सदस्य, मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। अब जब ग्राम सभा के सदस्य करेंगे अपने मुखिया का चुनाव, तो यह कैसा चुनाव होगा? यह प्रत्यक्ष चुनाव होगा। और जब ग्राम पंचायत के सदस्य करेंगे तो यह कैसा होगा? अप्रत्यक्ष, यानी कि यह इनडायरेक्ट होगा। अब जरा पिछले वाले जो है लाइन पर हम जाएं, पिछले वाले लाइन को जरा हम कनेक्ट करें, तो ये हम कह सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, वो कैसा है? ये हमेशा डायरेक्ट होगा, प्रत्यक्ष होगा। लेकिन इसके उलट अगर हम चलें और हम इस वाले पोर्शन में आ जाएं, तो हम यहां पर कहें कि इलेक्शन ऑफ ग्राम प्रधान, मैं ग्राम प्रधान शब्द ही लिख रहा हूं, हमारे यूपी में ग्राम प्रधान ही बोला जाता है, हम सरपंच नहीं बोलते हैं, तो हम ग्राम प्रधान ही बोलेंगे। तो ग्राम प्रधान, इलेक्शन ऑफ ग्राम प्रधान, ये कैसा होता है? ये ऑप्शनल होता है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है और ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जब डायरेक्ट होगा तो हु विल इलेक्ट? ग्राम सभा। और जब इनडायरेक्ट होगा तो हु विल इलेक्ट? मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। ये बात समझ में आई कि कैसे जो है ये डिवीजन हो रहा है? तो ये बड़ी खूबसूरत सी चीज है कि ये कैसे जो है इसका डिवीजन होता है। फिर कहते हैं कि केवल ग्राम प्रधान तक ही चुनकर के साहब जो है खुशी नहीं है, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान के आगे अगले चरण पर किसको चुनते हैं? उप प्रधान को। और उप प्रधान जो होती है, ये इसको हमेशा ग्राम पंचायत ही चुनती है, ग्राम सभा इसको नहीं चुनती है। यानी कि जो लोग ग्राम पंचायत के लिए चुने गए हैं वही लोग आगे चल करके अपना उप प्रधान चुनेंगे। इसके अलावा अपने काम को जो है सर अंजाम देने के लिए ये जो ग्राम पंचायत है, यह कई तरह की समितियां भी बनाती हैं, कई तरह की कमेटीज भी बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि शिक्षा के लिए काम देखने के लिए एक समिति बना दी, तो वहीं पर जो है बीज वगैरह के लिए कोई अलग कमेटी बना दी, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई अलग कमेटी बना दी, तो कई अलग तरह की कमेटीज बनाती हैं। पर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायत के सभी सदस्य और पदाधिकारी, ऑफिस बियरर्स कैसे होते हैं?
नॉन सैलरीड होते हैं, अवैतनिक होते हैं, ये दे आर नॉन सैलरीड, इनकी कोई सैलरी नहीं है। हालांकि अब कई राज्यों में इनके लिए सैलरी की भी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वो सैलरी कितनी है, 5,000 7,000 रुपए। यानी कि भैया क्या होगा, 5,000 रुपए अगर आपने प्रधान की सैलरी भी अगर डिसाइड कर दी तो महीने का पर डे का 200 रुपए हुआ। अगर पर डे का 200 रुपए हुआ तो भारत में एक परिवार में औसतन 4.4 लोग रहते हैं। हम मान लेते हैं कि गांव है तो 5 लोग हुए, तो 5 लोगों में अगर आपने 200 रुपए को बांट दिया तो प्रत्येक व्यक्ति को 40 रुपए मिलेंगे। 40 रुपए को अगर आपने डॉलर में कन्वर्ट कर दिया तो डॉलर में कन्वर्ट करने पर कितना आ गया, आधा डॉलर। यानी कि ग्राम प्रधान का भी जो घर होगा वह वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन के हिसाब से वह गरीबी रेखा के पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा। तो सोचिए इस देश में जहां पर कि डेमोक्रेसी रूटेड है वहां की स्थिति जो है इस देश की सरकारों की नजर में क्या है, और वहीं पर प्रधानमंत्री का सूट भी साहब 10 लाख का होता है, भले एक ही हो, गिफ्टेड हो। अगर वहीं पर यह कह दिया गया होता कि भैया प्रधानमंत्री के लिए सूट न बनवा करके सारे ग्राम प्रधानों में जो है आप इसको जो है डिवाइड कर दीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जो है 10 लाख की अमाउंट कहां तक पहुंची होती है और कितने लोगों को लाभ हुआ होता है ना। तो डेफिनेटली इस पर जो है बड़ा लाभ मिलता है, अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन हमारे देश में अभी भी मूल रूप से इनको अवैतनिक ही माना जाएगा। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको दूं, बिहार में सारे ग्राम पंचायत के सदस्य और पदाधिकारी को वेतन मिलता है, अवैतनिक नहीं। मैं कह रहा हूं कि कई सारे राज्यों में अब ये बदल रहा है और ये राज्य सरकारों पर बदल रहा है, लेकिन इसको तो संविधान में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ही जो है इस बात को लिख देना चाहिए ना कि ये होना चाहिए साहब। मैं इस तर्क को लेकर के चला और जो सैलरी दी जा रही है वो कितनी है, इस पर भी चर्चा करिएगा। इतना ही नहीं साहब, और मजेदार किस्से हैं। मैं ये इनसाइट्स क्यों दे रहा हूं, इनसाइट्स के पीछे ये है कि यूपीएससी की डिमांड ये नहीं कि आपको फैक्ट्स पता हो, फैक्ट्स का एप्लीकेशन आप कैसे करते हैं। तो जब इस तरह से मजेदार तरीके से, थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से हम लोग उस एप्लीकेशन को सीखते हैं तो फिर वो चीजें हमको कल को अप्लाई करने में, आंसर राइटिंग में या कॉन्सेप्ट की डिलीवरी में हमें ज्यादा मतलब देती हैं, ज्यादा जो हमारे काम आती है। गेटिंग माई पॉइंट? अब तक की बात समझ में आ रही है कि सर के ऊपर से बाउंसर निकल रही है? यस सर, समझ में आ रही है। ठीक है ना। चलिए आगे जरा इसी चीज को जो है लेकर के चलते हैं। तो ये कहते हैं कि जो प्रधान उपप्रधान होते हैं सब कैसे होते हैं, वैतनिक होते हैं। और पंचायत का चुनाव, जब ये 85 की बुक लिखी गई है, तो इसका मतलब ये कि 85 में जब बुक लिखी गई थी तो अभी तक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू नहीं हुआ था। तो कहा गया है कि पंचायत के चुनाव कहीं 4 वर्ष पर होते हैं तो कहीं 5 वर्ष पर होते हैं, लेकिन आज की तारीख में पंचायतों का कार्यकाल फिक्स्ड है और पूरे देश में यह 5 साल के लिए होते हैं। लेकिन इनका कार्यकाल भले ही जो है टेन्योर जो है दैट इज फॉर द 5 years, 5 साल के लिए है मेरे भैया, लेकिन बीच में भी अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ये हटाए जा सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाए जा सकते हैं। ये क्या प्रक्रिया होगी, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन इसके साथ ही राज्य सरकार भी अगर चाहे तो
इन्हें हटा सकती है या किसी पंचायत को भंग कर सकती है। ये उनके पास जो है राइट है। इसके बाद अगला ये कहते हैं सर अप्रत्यक्ष हाँ बोलो। अविश्वास प्रस्ताव तो सिर्फ अप्रत्यक्ष तौर पे चुने गए सदस्यों के लिए ही होता है ना सर? सिर्फ अप्रत्यक्ष तौर पे जो चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष तौर पे चुने वालों के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता। प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए सदस्यों के लिए विश्वास प्रस्ताव नहीं होता है, ऐसा करना चाह रहे हैं आप? जी सर। ये कहाँ से कॉन्सेप्ट? जी सर, जी सर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देख करके ऐसा आपने लिया है? नहीं सर, ये फिर तो चुनाव के द्वारा ही होगा सर। तो चुनाव तभी हो सकता है जब वहाँ के मतलब उस पोस्ट को कोलैप्स कर दिया। अगर आप जो बोल रहे हैं तो फिर वो राइट टू रिकॉल के कॉन्सेप्ट पर आ जाएगा, और राइट टू रिकॉल भारत में है नहीं कि पूरी जनता उनको वापस ले, लेकिन ये संभावना है कि बहुत सारे नगर निगमों में ये होता है कि वहां पर जो है वह एक प्रस्ताव पास करके मेयर को पद से हटा देते हैं। सर तो अप्रत्यक्ष तौर पे चुने जाते हैं मेयर तभी, अगर प्रत्यक्ष तौर पे मेयर चुने जाएंगे तब नहीं हटाया जा सकता उनको ऐसे सर। एग्जाम्पल्स हैं, जब नगर निगम पढ़ेंगे तो उस पर चर्चा कर लेंगे हम लोग। ये कहीं का स्टैंडर्ड है क्या? मुस्कान मैम, अगर आप हो तो आप कुछ दखलंदाजी करिएगा हमारे बीच में। जी सर। सर मैंने अभी तक तो नहीं सुना कि अविश्वास प्रस्ताव से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ग्राम प्रधान को नहीं हटाया गया है। नहीं सर। ओके, तो मतलब ठीक है, लेकिन मेयर वगैरह को हटाए जाने का सुना है आपने? सर अभी तक मैंने ये सब नहीं सुना सर। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग अलग होती है और मेयर के लिए मैंने सुना है सर, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के लिए मैंने सुना था, लेकिन मेयर के लिए और नहीं होता है, दोनों के लिए होता है। मैं नंबर 1 मेयर के लिए मेयर को हटाया जाता है सर, लेकिन जो नगर प्रशासन में चुनाव होता है वो वार्ड पार्षद का होता है, और वार्ड पार्षद अपने में से मेयर को चुनते हैं। मतलब मेयर अप्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं चुना। ये पुत्र, जिस तरह से ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वह प्रत्यक्ष या डायरेक्ट चुने जाते हैं, और उनका जो हेड होता है वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से चुना जा सकता है, उसी तरह से नगर निगमों में भी, म्युनिसिपल्स में भी जो वार्ड मेंबर्स होते हैं या पार्षद होते हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं, लेकिन उनका जो मुखिया होता है मेयर, वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप में चुना जा सकता है। लेकिन सर विश्वास पत्र लाया जा सकता है पंचायत में, मैंने यहाँ पे हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव आते हैं पंचायत में, और जिससे सरपंच या डेप्यूटी सरपंच हटाए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ, मेरे गांव में ही भी हुआ ये। लेकिन आपके यहाँ जो है, आपके यहाँ जो सरपंच चुना जाता है उसमें सूरज का जो है धारणा फिर मजबूत हो जाएगी, और सूरज की धारणा ये है कि हम अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उसे ही हटा सकते हैं जो कि इनडायरेक्ट चुना गया है, और आपके यहाँ जो सरपंच चुना जाता है ना गुजरात में, वह इनडायरेक्ट चुना जाता है। नहीं सर, इनडायरेक्ट नहीं चुना जाता, यहाँ पे सब सरपंच आपके यहाँ गुजरात में डायरेक्ट चुना जाता है। जरा इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना बेटा, ठीक है ना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, चूंकि गुजरात में मैंने काम किया हुआ है, तो मुझे जहां तक याद है कि गुजरात में इनडायरेक्टली चुना जाता। पर नहीं, मेरा सवाल जो है थोड़ा सा अलग था आप सबसे। मेरा सवाल ये था कि क्या ये कहीं पर सेट स्टैंडर्ड है कि हम जो है डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए नहीं हटा सकते हैं, सिर्फ इनडायरेक्ट को ही हटा सकते हैं। अभी तक डायरेक्ट को हटाने के लिए, जो डायरेक्ट तौर पे चुना है तो उनको हटाने के लिए कोई ऐसी विधि नहीं है सर जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए। इज देयर एनी स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड नहीं सर, लेकिन जब तक कानून नहीं बनता इस तरह का, तब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन ये जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है,
ये क्लास 6 की एनसीईआरटी इंडिया के किन लोगों ने लिखी है? जैसे कि ये किसी एक व्यक्ति नहीं लिखता है, इस किताब को लिखने के लिए पूरी एक समिति बनती है और उस समिति में भारत के जो टॉप ब्रेन्स होते हैं वो बैठते हैं। इसमें पुनरीक्षण समिति में केजी शर्मा, सुरेंद्र मोहन शर्मा बैठे हैं और इसका जो है हेड किया था, इसको ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव शिक्षा निदेशक नई दिल्ली इसको लिखते हैं। तो गवर्नमेंट के हालांकि मैं ये नहीं मानता कि एनसीईआरटी के सारे डेटा सही हैं, लेकिन एक लाइन अगर ये लिखते हैं तो पूरे जिम्मेदारी के साथ ये लिख रहे होंगे ना कि इन्होंने जो कहा है कि ये अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जा सकते हैं। क्या मैं इसी के उलट में मांग रहा हूं कि क्या कहीं पर भी ये एक सेट स्टैंडर्ड के रूप में कहीं पर भी दिया हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ उन्हीं के खिलाफ लाया जा सकता है जो इनडायरेक्टली चुने गए हैं? मैं इसका उदाहरण दूं, मेरे राज्य का जो आपका मेरे राज्य के रूल में लिखा हुआ है सर। तुम्हारे राज्य के रूल में लिखा हुआ है? ये सर विधानसभा जो ये कार्यकारी नियम बनाती है उसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब जो डायरेक्ट तौर पे चुने गए उनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। आई डोंट थिंक सो। अगर कहीं होगा तो मेरे साथ इसको शेयर करना। पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सुनो, एक ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, वो हमारे राज्य में वार्ड सदस्य के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, और उनको हटाने के लिए अभी तक कोई खास प्रक्रिया नहीं थी, जिसमें अमेंडमेंट करके उनको यही प्रक्रिया लाया गया कि अगर राज्य प्रशासन उनको अवैध घोषित करती है, मतलब जैसे ये भ्रष्टाचार ये सब के मामले में, तभी जाके उनको हटाया जा सकता है, अन्यथा उनको नहीं हटाया जा सकता। अरे 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 अरे, अभी आप एक छोटी सी जो है मिस्टेक हो रही है। जिनको अविश्वास प्रस्ताव से उन्हीं को हटाया जाएगा जो किसी पद पर हों। तो प्रधान, उप प्रधान आदि किसी विशिष्ट पद पर होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ग्राम पंचायत के सदस्य जो वार्ड मेंबर्स होते हैं ये किसी पद पर नहीं है, ये तो निर्वाचन क्षेत्र हैं। अगर उन्हीं में से किसी को उप प्रधान बना दिया जाए तो उप प्रधान को कभी भी अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा सकते हैं। हालांकि उप प्रधान जब अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाते हैं, ठीक है। तो पहले तो चीज ये है कि पूरी की पूरी ग्राम पंचायत को मैं हटाने के लिए नहीं कर रहा हूं कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जाएगा, क्योंकि पूरी ग्राम पंचायत को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाना संभव ही नहीं है, क्योंकि वोट जैसे मेरे राज्य में। अच्छा एक मिनट सुनो, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है, अभी मेरी बात सुनो, ठीक है। पहले तो मैं एक एक स्टेट के डिफरेंस पर बात नहीं कर रहा हूं, नंबर एक। नंबर दो चीज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि लोकसभा का स्पीकर है, तो लोकसभा की स्पीकर का डायरेक्टली इलेक्शन जो है लोकसभा के मेंबर्स करते हैं ना। सूरज जी सर। लेकिन जी क्या सर, उसको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है? हाँ, उनको अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है। हालांकि उसको अविश्वास प्रस्ताव नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रोसीजर तो वही है ना। बट ही हैज बीन डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द लोकसभा मेंबर्स लाइक दैट। अविश्वास प्रस्ताव ही बोलते हैं शायद सर उसे भी, नहीं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो विहित है कि वह सिर्फ और सिर्फ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, जिससे अभी 2 बार हुआ है सर। इसे एक बार महाराष्ट्र में और एक बार बिहार में जाता है, ठीक है। अच्छा, आप कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को उठा करके पढ़िएगा तो वह उनके विरुद्ध लाया जाता है। दूसरी चीज है, उनको जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया को क्या लोग महाभियोग की प्रक्रिया नहीं बोलते हैं? जब दीपक मिश्रा के खिलाफ आया था, जी, लेकिन क्या उसको जो है एक्चुअल में महाभियोग की प्रक्रिया बोलेंगे? प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट नहीं बोलते हैं। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट जो है या इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए, वो किसी और के लिए एक्चुअल में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम लोग करते हैं तो वो एक अलग बात है।
आगे बढ़ूं? सूरज? यस सर। ठीक है, तो चलिए इतनी अच्छी बहस के लिए आपका शुक्रिया। ठीक है, अब ये कहते हैं कि पंचायत जो है इसमें जो है तमाम पदाधिकारियों को देखा तो एक पदाधिकारी हम लोग छोड़ गए थे, और ये जो है पदाधिकारी जो है पंचायत सचिव है। कौन है? पंचायत सचिव है। पंचायत सचिव का काम क्या है कि यह एक वेतन भोगी कर्मचारी होता है। देखिए क्या क्या नाम लोग दे देते हैं। और वेतन भोगी कर्मचारी का मतलब क्या है? सैलरीड एम्प्लॉय। ठीक है, तो सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए है, और इसका काम क्या है कि ये तमाम जो कागज पत्र का काम होता है उसको निपटाता है। वरना तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान जो है वो इलिटरेट भी हो सकते हैं। क्या ग्राम प्रधानों का या नेताओं का लिटरेट होना या पढ़ा लिखा होना जरूरी है? आप लोग को क्या लगता है? क्या जरूरी है सर। सूरज, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज थोड़ा कट गया था इसलिए पूछा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या हमारे देश में नेताओं का, चाहे वो प्रधान हो या जो है देश का प्रधानमंत्री हो, पढ़ा लिखा होना जरूरी है? नहीं सर, कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, निधि, अनुसत्य, सभी सर लोग पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अनुसत्य, गायब है क्या भी? प्रीति? जी सर। नेता का पढ़ा लिखा होना जरूरी है? नहीं सर, जरूरी नहीं है। हाँ सर। प्रीति, अब तुम बोलो, जरूरी है कि नहीं जरूरी है? सॉरी सर, वो थोड़ा फोन प्रॉब्लम। सर जरूरी नहीं है, इतना नहीं है जरूरी, काफी। तो नेता जो है अनपढ़ गंवार रहे तो काम चल जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल अनपढ़ गवार नहीं, मतलब कितना पढ़ा होना चाहिए? सर कितना पढ़ा लिखा नेता चाहिए? सर ऐसा कहीं मेंशन तो है नहीं कि मतलब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके हिसाब से। सर सिर्फ मतलब कि लोगों की मतलब वो प्रॉब्लम्स को समझे, या फिर मतलब जो क्या जो वर्क करने हैं उन सबको मतलब किस तरीके से इनिशिएटिव्स कैसे होने चाहिए। तो एक अलग बात है, लेकिन कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? अगर पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? सर नहीं पता आय के क्या लिखा हुआ है और अपना साइन करना है। इतना ही आना चाहिए। हेलो सर। हाँ, जी सर। हाँ, बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। सर उनको पढ़ा हुआ समझ में आना चाहिए और वो क्या लिख रहे हैं वो समझ। निधि, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? सर इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि जो वो कार्य कर रहा है वो समझ आना चाहिए उसको, और वो दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझ सके। ये कैसे प्लस हम 2 या जानेंगे? ग्रेजुएशन। ये हम उस कैसे जो है जानेंगे कि वो जो है सब समझ में आ रहा है? क्या एग्जाम देना चाहिए सारे नेताओं का? सर वैसे ये लागू कर देना चाहिए कि जो भी नेता बन रहे हैं, जैसे हर उसके लिए एग्जाम अभी कर दिए गए हैं एंट्रेंस, तो नेता के लिए भी एग्जाम देना जरूरी होना चाहिए। नेता के लिए भी एग्जाम होना जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए। तो मतलब कि यूपीएससी के अलावा जो है हम लोग को एक जो है पॉलिटिशियंस का जो है एग्जाम करा देना चाहिए। अच्छा सर बिल्कुल। जो नेता लोग जो ब्यूरोक्रेट्स जा रहे हैं
आपको लग रहा है कि वो बड़ी ईमानदारी से बड़ा बढ़िया सारा काम कर रहे हैं, वो करप्शन फ्री हैं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। और उनको हर बात समझ में आ ही जाती है? सर वो आती जरूर है, लेकिन वो अपना आती है? ओवर आपको लगता है कि उनको सारी बात समझ में आती है? आपको मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में जब सूचना का कानून लागू हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन, और इसके लिए हम लोग शुरुआत में काम कर रहे थे, तो आज लखनऊ के जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम लोगों ने जो है राइट टू इंफॉर्मेशन कैंप लगाया, और उस कैंप में हम 3 दिन का हमको जो है परमिशन था, और हम लोग को ये लगता था कि 100 लोग अगर आएंगे तो 90 आम आदमी आएंगे और 10 वकील आएंगे। लेकिन जब कैंप लगाया हम लोगों ने, ये मैं बात बता रहा हूँ 2011 की, आपको जो है भरोसा नहीं होगा कि हमको 90 वकील मिले और 10 आम आदमी मिले, और जितने वकील आए वो हमसे क्या बोलते थे कि अरे सर जरा एक एप्लीकेशन बता दीजिए ना कि क्या ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे देश के वकीलों की हालत थी। इसके अलावा जो है यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट्स में जो सूचना अधिकारी शुरू में बैठाए गए थे, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो सूचना के अधिकार को लेकर के दबाव बहुत ज्यादा था, तो ये तमाम अधिकारी जो है फोन करके मुझसे पूछते थे कि आशीष जी एक बात बताइए कि क्या ये सूचना हम दे सकते हैं, या इस सूचना को न दें ना चाहें तो हम किस क्लॉज की तरफ नहीं देंगे। और ये सब लोग तो जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास हुए हुए लोग थे, तो फिर कैसे सर डिपेंड्स करता है उनकी एजुकेशन कैसे रही है। जितने लोग ग्रेजुएट रहे, तो क्या नेताओं तो को सर ये वो भी क्या बोला जाए कि कंपलसरी कर दिया जाए कि उनको डिग्री दिखाना भी जरूरी है? तो सर आजकल तो डिग्री भी फर्जी मिल रही है ना, क्या पता फर्जी डिग्री दिखा के उन्होंने पैसे से किया हो। किसी नेता को उसकी डिग्री ही ना मिल रही हो तो निकाल दिया जाए। तो सर नेता भी तो बनवा ही सकता है, क्योंकि जब उनके अंडर में अगर ऐसा कुछ कार्य हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, वो उसकी जांच करना भी तो उन्हीं का काम है। या परवेश तुम्हें कुछ कहना है इस पर? सर ज्यादातर पढ़ा लिखा होना चाहिए, बट क्या होता है कि ब्यूरोक्रेट कितना सर एज ग्रेजुएट तक तो होना चाहिए, क्योंकि उसके अराउंड, क्योंकि उनकी पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी मेकर वही होते हैं जहाँ हमारे तो पॉलिसी दी जाती है। पढ़ लिख लेते हैं, इसकी कोई गारंटी होती है क्या? ग्रेजुएशन तो कई तरीके से मिल सकती है, ग्रेजुएशन कई तरीके से। और नेता को पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए या जनता की आवश्यकताओं को समझने वाला होना चाहिए? सर जनता की आवश्यकता को समझ के ही उसमें पॉलिसी गढ़ी जाती है, अपने लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें पॉलिसी। सर अगर नेता पढ़ा लिखा होगा तभी तो वो जनता की प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा। समझदारी होनी चाहिए, लिटरेसी से ज्यादा समझदारी होनी चाहिए, और इसका कोई मापदंड नहीं है कि पढ़ाई करके समझदारी आती है। सबसे बढ़िया नेता आज तक जो है मनमोहन सिंह हुए हैं। बिल्कुल सर। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता नहीं थे? कौन सर? अटल बिहारी वाजपेयी थे सर, वो बिल्कुल थे। पर सर वो मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिक्स के ज्यादा थे, वो पढ़े लिखे तो वही ज्यादा थे ना। तो मतलब एक प्रश्न को इसको जो है मैं आगे कभी जो है डिस्कशन के लिए लूंगा कि नेता का पढ़ा लिखा होना कितना ज्यादा जरूरी है। ये मान करके चलिएगा कि भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से कक्षा 10 के पास जो है 60% बच्चे 3 अंक का गुणा और भाग नहीं लगा सकते। 8वीं पास जो है करीबन 50% से ज्यादा बच्चे, ये आंकड़े हैं सरकार के एडीआर की रिपोर्ट में कि 50% से ज्यादा बच्चे अपनी मातृभाषा में लिखे हुए एक पैराग्राफ का अर्थ नहीं बता सकते। तो किस आधार पर आप तय करेंगे? हम लोग इसको जो है कभी और सही कभी और लेंगे। अभी जरा हम लोग जो है पंचायतों के आय के साधन पर आते हैं, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस बहस को जरा और टटोलने की कोशिश करिएगा, ठीक है? आइए जरा देखें।
पंचायतों की आय के साधन, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंचायत। अगर इस पॉइंट को हम लेना चाहें तो हम किसको किसको ले सकते हैं? तो कहते हैं कि मेला और दुकानों पर कर लगाना नंबर 1, जानवरों को खरीदने और बेचने पर रजिस्ट्री की फीस लेना नंबर 2, मकानों पर टैक्स लगाना, सरकारी अनुदान प्राप्त करना और सार्वजनिक संपत्ति को बेचना, इनके जो है आय होती है। हालांकि अब ये बदल गया है, इसलिए क्लास 6 की एनसीईआरटी को नहीं लेंगे। पंचायतों के कार्य को जो है 2 भागों में बांटा है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ये इंपॉर्टेंट है, आज की भी तारीख में ये चीज लागू होती है। पंचायत के कार्य ऐच्छिक और अनैच्छिक, यानी कि जो अपनी मर्जी से करें और जो अपनी मर्जी से ना करें, इस 2 भाग में जो है पंचायतों के कार्य को बांटते हैं। तो ये कहते हैं कि पंचायतों के ऐच्छिक कार्य क्या है, इसको बस एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये कहते हैं कि पंचायतों को ऐच्छिक कार्य और अनैच्छिक को आप अनिवार्य भी लिखिए कि उनकी मर्जी ना हो तो भी करना पड़ेगा, या अनैच्छिक शब्द गलत हो जाएगा, आप अनिवार्य ही करिए, ठीक है। तो अनिवार्य कार्य में कौन कौन से हैं? तो अनिवार्य कार्य में पानी, स्वास्थ्य, सफाई, सड़कों का रखरखाव, रोशनी का प्रबंधन, पेड़ लगाना आदि। हालांकि इसके लिए अगर आप लोग 11 शेड्यूल देखेंगे तो 11 शेड्यूल में वह कार्य दिए हुए हैं जो पंचायतों को करने चाहिए। इसके अलावा ग्रामवासी किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अगर शिकायत करे तो ग्राम पंचायत उसकी रिपोर्ट को ऊपर भेजेगा। अनिवार्य कार्यों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत कुछ कार्य स्वेच्छा से भी कर सकती है। ऐच्छिक कार्यों में जो विषय आते हैं वो इस प्रकार से हैं: चिकित्सा, अस्पताल, औषधालयों का प्रबंधन, यानी कि जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, छोटे बच्चों को रोग निरोधक टीके लगवाने में सहायता देना, हाट बाजार लगवाना, पशुओं की चिकित्सा, खेल कूद का प्रबंध करना, अखाड़ों का प्रबंध करना, खाद इकट्ठी तय करना, सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाना, रेडियो आदि का प्रबंध करना। ये पुराने जमाने में होता था, आज की तारीख में चेंज हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि 11 शेड्यूल में चले जाइएगा। अब आती है आपकी न्याय पंचायत। न्याय पंचायत पर अगर बात करें तो गांव में छोटे मोटे जो है फैसलों के लिए जो है न्याय पंचायतों का गठन पहले के मामले में किया गया था। आज न्याय पंचायतों का एक शेड्यूल अपना है। तो न्याय पंचायत क्या होती है? ग्राम स्तर पर न्यायालय होती है। गांव के स्तर पर यह न्यायालय होती है, ठीक है। तो ग्राम स्तर पर ये न्यायालय है। इनका काम क्या है? ग्राम स्तर पर जो न्यायालय होती हैं इनके बारे में जो है ये होता है कि गांव के छोटे मोटे जो है झगड़े निपटाते हैं। ये सिविल झगड़े भी निपटा सकते हैं, दीवानी मुकदमे भी निपटा सकते हैं और क्रिमिनल झगड़े भी निपटा सकते हैं, आपराधिक झगड़े भी निपटा सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक चीज और कही गई है कि क्रिमिनल जो आपराधिक या फौजदारी के मुकदमे निपटाएंगे उसमें जेल भेजने का अधिकार इनको नहीं है। जेल भेजने का अधिकार नहीं है। तो ये है कि कुछ जो है जुर्माना वगैरह लगा सकते हैं। ये इसलिए फायदेमंद है कि इस न्याय पंचायत में कभी भी वकील नहीं होता है, कोई जो है तारीख नहीं पड़ती है और फैसले झटपट हो जाते हैं और ज्यादातर फैसले जो होते हैं वह आम सहमति से ही होते हैं। और कोई व्यक्ति अगर इनके फैसलों से संतुष्ट नहीं है तो फिर वह ऊपर जो है इनको चैलेंज कर सकता है, ठीक है। अब कब हम लोग जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी से ही ब्लॉक पंचायत, नगर निगम और जिला प्रशासन इन 3 को लेंगे। तो कल से मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है एनसीईआरटी के साथ रहेंगे।